हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है, ठीक है। और अगर 10 ना हो तो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर उत्तर ऑप्शन में 6 दिया हो तो अपने 6 को लगाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है। और अब देखो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर अपने कोई भी फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो जैसे जैसे उसको यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू में धीरे धीरे जो कमी आने लग जाती है ना, उसी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ही अपने क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन बोला जाता है। संपत्ति को उपयोग में लेने से जैसे जैसे अपने यूज में लेते हैं उसमें की वैल्यू में कमी आती है, उसमें टूट फूट होती है, तो इस वजह से अपने डेप्रिसिएशन लगता है। उसमें समय बीतने के कारण जैसे जैसे समय बीतता है तो उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है। अपरचना आउट ऑफ फैशन हो जाती है कोई चीज, तो उस वजह से उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है। आपने किसी भी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाने की क्या क्या शर्तें, देखो ऐसी अपनी संपत्तियों पर ही डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं जिसकी लाइफ टाइम जो जीवन काल है 1 साल से ज्यादा हो, क्योंकि 1 साल से कम वाले को तो अपने वैसे ही करंट एसेट्स में रखेंगे, वो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे ही लगाया जाता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि वो उसकी जो लाइफ टाइम है उसका 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, जीवन काल सीमित होना चाहिए, कि ऐसी एसेट्स पे ही अपने डेप्रिसिएशन लगाते हैं जिसका जीवन काल सीमित हो, जो एक समय के बाद यूज में आनी बंद हो जाएगी, जिससे अपना काम लेना कम बंद हो जाएगा। तो जैसे जमीन है, जमीन का काम जीवन काल क्या असीमित है, तो इसलिए अपने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि वैसे तो जमीन भी क्या है, फिक्स एसेट्स है, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका जीवन काल क्या है, असीमित है। स्थायी संपत्ति का उपयोग उत्पादन कार्य के लिए, सेवा करने के लिए, प्रशासनिक कार्य में हो रहा हो और पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा गया हो तो डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि अगर कोई मशीन अपना ने खरीदी है, जो अगर अपना ने जो मशीन खरीदी है वो तो मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदी है, तो अपने लिए तो ये इस अपने तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन कोई ऐसी भी कंपनी होगी या कोई भी ऐसी भी फर्म होगी जो इन मशीनों को रीसेल पर्पस के लिए खरीदती है, तो वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगी। जैसे कैलकुलेटर और पुस्तकों पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सारता की अवधारणा जो अपनों ने पहले पढ़े थी, ये कुछ कंसेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि प्रॉफिट, कैलकुलेटर और ये पुस्तकों को फिक्स एसेट नहीं माना जाता, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है। इसलिए अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है कि सही लाभ हानि का पता होना चाहिए, सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए और सही उत्पादन लागत का पता लगाने के लिए अपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। और टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है और इंटेंजिबल एसेट में परिशोधन लगता है। अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कौन कौन से मेन फैक्टर होते हैं। जैसे संपत्ति की लागत, की फिक्स एसेट अपने कितने में खरीदी, वो इसकी लागत जरूरी है। अपशिष्ट मूल्य, यानी अपशिष्ट मूल्य होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि कोई भी जो अपने मशीन खरीदते हैं वो अपने यूज कर लिया, अब लास्ट टाइम पर अब उसका कोई भी यूज नहीं रहा, तो अपने कबाड़ में भी अगर उसे बेचेंगे तो अपने को कितना मूल्य, कितनी राशि प्राप्त होगी, उसे अपशिष्ट मूल्य कहते हैं। संपत्ति का जीवन काल, जितने टाइम तक वो यूज में आ सकेगी अपनी पूरी क्षमता से, उसे संपत्ति का जीवन काल माना जाएगा, ठीक है। जैसे संपत्ति की लागत में क्या क्या जोड़ा जाता है, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए, जब तक अपने यूज में ना ले लें उसे, तब तक के सभी चार्जेस, जैसे भाड़ा हो गया, इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो गए, मजदूरी होगी, बीमा के खर्चे, ब्याज के खर्चे, जो भी खर्चे हैं वो संपत्ति की लागत में ही जोड़े जाते हैं। अपशिष्ट मूल्य, एक संपत्ति को कबाड़ में बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे अपशिष्ट मूल्य कहा जाता है। संपत्ति का जीवन काल, वह अवधि या घंटा जिसमें एक मशीन या संपत्ति अपनी पूरी क्षमता से काम करती है उसे क्या कहता है, उस अवधि का वो जीवन काल बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की विधियां क्या क्या है। पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये एक फिक्स इंस्टॉलमेंट टाइप मेथड होता है। इसमें क्या होता है, हर साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू समान रहती है, कि अगर एक साल में 10,000 लगेगा तो दूसरे साल भी उसका डेप्रिसिएशन 10,000 ही लगेगा, ठीक है। इस संपत्ति का इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मूल्य, वो जो संपत्ति का मूल्य घटते घटते जीरो हो जाता है, क्योंकि हर साल फिक्स दर से क्या लगता रहता है, डेप्रिसिएशन लगता रहता है, ठीक है। और असेंबली मेथड ये सबसे पुरानी विधि है, परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंपनी एक्ट इसमें मान्यता नहीं है। इस विधि में संपत्ति की लागत में से अपशिष्ट मूल्य घटाकर या ह्रासित मूल्य को संपत्ति के जीवन काल में बराबर बांटा जाता है। देखो
इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तो मेथड ये भी है, जैसे मान लो 1 लाख कि कोई अपनों ने मशीन परचेज की है, तो सीधा क्वेश्चन में आ जाएगा कि हर साल 10% से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हर साल से इसमें अपने 10% डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। जैसे 2 मिनट रुकिए। जैसे अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिक्स असेट्स कोई है अपने में 1 लाख में परचेज की, इस पे हर साल डेप्रिसिएशन 10% की दर से लगेगा, तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट साल पहले साल क्या हुआ, 1 लाख पर 10% यानी 10,000 रुपये लगा डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बच गई, 90,000। ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर भी 10,000 लगा, अगले साल कितनी बची, 80,000। तो ऐसे ही ये 10,000 लेस होते हुए इसकी वैल्यू 0 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और एक तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन में अपने को अगर स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है उसकी, तो अपने क्या करेंगे, जो भी उसकी कॉस्ट होगी फिक्स असेट्स की, वो उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस करके जितना भी उसका मान लो वो डेप्रिसिएशन, जैसे इससे अपने क्या करेंगे, जीवन काल का भाग देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अपनों ने देखा कि उसने ये 10% डेप्रिसिएशन की दे रखी थी, तो अपनों ने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 10% डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा हो, तब अपने उसकी जो गणना है उसकी कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो तब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये फिक्स असेट्स लिए अपनों ने ये 1,20,000 की है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू उसकी हो गई 20,000 की, इसका एन यानी कि जीवन लाइफ टाइम हो गया 10 साल का, तो इसकी कैलकुलेशन होगी 1,20,000 माइनस में 20,000 बटे में 10, यानी 1,00,000 बटे में 10, यानी कि हर साल कितना का डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000 का। तो ऐसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया जिसमें डेट दी हुई होती है, तो डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट इंटू में 100। अब सेकंड देख लेते हैं, कर्मागा शेष विधि या अपलिखित मूल्य विधि, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास की ऐसी विधि है जिसमें अपलिखित मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगता है। इसमें क्या होता है, हर साल अलग अलग राशि पर हर साल अलग अलग राशि का डेप्रिसिएशन लगता है, और इसकी वैल्यू हर साल कम होती जाती है डेप्रिसिएशन की भी, और ये इसकी संपत्ति की कभी वैल्यू क्या होती है, शून्य नहीं होती। इसमें कुछ ना कुछ स्क्रैप आपको बचेगा ही। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू रहेगी। इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट के द्वारा इसी को ही क्या माना जाता है, सही माना जाता है, मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अपने कैसे करते हैं, जैसे ठीक है, जैसे उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, जैसे फिक्स एसेट्स क्या 1,00,000 मान लिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन मान लिया 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर। ठीक है, तो पहले साल क्या लगेगा डेप्रिसिएशन इसका 10% यानी 10,000, कितना हो गया, बचा कितना 90,000। अगले साल सेकंड ईयर क्या क्या हुआ, फिर इसका 10% लगेगा, इसका 90,000 का 10% कितना हुआ 9,000। तो अगले साल वैल्यू जाएगी कितनी 81,000। फिर थर्ड ईयर कितना लगेगा, अब इसका 10% लगेगा यानी कि 8,100। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे फर्स्ट तो ये हो गया एप्लीकेटिव मूल्य इंटू में रेट इंटू में अपॉन में 100 अपने, जैसे कि अगर अपने को परसेंटेज रेट नहीं दिया होता तो अपने क्या करते, तो अगर परसेंटेज रेट नहीं दिया होता तो अपने को ये स्क्रैप वैल्यू और ये दिए रखी होती। तो जैसे अभी अपने देखा, जैसे वो पुराना वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1,20,000 में से 20,000 स्क्रैप वैल्यू है, वो 10% अपने क्या माने 10 साल उसकी मान लेती, वो क्या लाइफ टाइम। ठीक है, अब 1 माइनस में 10 इंटू में स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी 20,000 बटे में 1,20,000 इंटू में 100 कर दें, तो ये कितना हुआ, 3 से 3 कट गया, 2 6।
1 माइनस ये तो मैंने डाटा से मिल लिया, वरना आगे अपने इसको सोल्व करके परसेंटेज की कैलकुलेशन कर सकते थे, तो अपने आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, जो इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें कैसे करना है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इससे अपने वो परसेंट डेप्रिसिएशन की रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस विधि में हर वर्ष संपत्ति पर प्रभाव की राशि लगभग बराबर होती है, क्योंकि समय के साथ साथ मूल्यह्रास कम होता रहता है, लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। जैसे अपने देखा पहले साल 10,000 लगा, दूसरे साल 9,000 लगा, तो इसकी वैल्यू में तो कमी होती रहेगी, लेकिन क्या होगा अपने इसके मेंटेनेंस में खर्चा बढ़ता रहेगा, तो इसके लिए ना हर साल अपने जो पीएनएल में राशि लगभग अपने बराबर ही जाएगी, तो अपने पर एक साथ ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, कॉस्ट हमेशा बराबर ही रहेगी। अब देखते थे एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडी मेथड में क्या डिफरेंस है। इस विधि में डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहती है, अमाउंट हमेशा समान रहती है। इस विधि में आगे वाले सालों में कम होती जाती है। इसमें एसेट्स की स्क्रैप वैल्यूएशन ना हो जाती है, इसमें स्क्रैप वैल्यूएशन नहीं होती। इसमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट को रेट से गुना किया जाता है, इसे अपलिखित मूल्य को रेट से गुना किया जाता है। कि इसमें अपना देखा था कि 1 लाख ही रहता है, लेकिन इसमें हर साल चेंज होता रहता है, 90,000, 81,000 जो भी लास्ट में वैल्यू निकलती है उस पर अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखते थे अंकों के योग की विधि। इस विधि में मूल्यह्रास प्रति वर्ष कम होती रहती है, अर्थात शुरू में मूल्यह्रास ज्यादा रहता है डेप्रिसिएशन, और बाद में ये कम होता रहता है। तो देखो इसमें अपने क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें जान मान लो मशीन है कोई फिक्स है, अपने जो भी खरीदे उसकी वैल्यू 1,50,000, ठीक है। उसकी लाइफ मान ली अपनों ने कितनी है, 3 साल, और स्क्रैप कितनी वैल्यू कितनी है, 30,000। तो अपने इसमें क्या करेंगे, ये ना थोड़ा सोच में, इसमें जैसे इसमें बताया 2 मिनट, इसमें हो जाएगा 1,50,000 में से अपने 30,000 माइनस करेंगे, कितना बचा, 3 करेंगे, तो ये बचा 1,20,000 अपन में 3, 40,000। हाँ तो इसमें क्या करते हैं, 15,000 में से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दी, कितनी, 30,000, अपन में इसकी लाइफ कितनी है, 3 साल की, तो 3 साल अपने ऐसे लेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितने हो गए, 6, तो अब भाग में कर देंगे 6, तो 1,20,000 बटे में 6 यानी कि 20,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 साल की थी उसका फर्स्ट ईयर कितना लगेगा, सेकंड ईयर कितना लगेगा, और थर्ड ईयर कितना लगेगा। तो पहले साल 3, 2 और 1, तो अपने ने कितनी निकाली थी वो 6 दूनी 12, 20,000, तो इससे गुना कर देंगे, 20,000 को इससे गुना कर देंगे और 20,000 को इससे गुना कर देंगे। ऐसे ये हो जाएगा, पहले साल लगेगा 60,000, फिर लगेगा 40,000, फिर लगेगा 20,000 लास्ट साल, टोटल होगा 1,20,000 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आती है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इसमें ही अपने इनका सम करके उसका भाग देते हैं टोटल में। जैसे इसका फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो आप। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जैसे लागत कितनी है, 50,000, अवशिष्ट मूल्य कितना है, 5,000, यूज ऑफ लाइफ कितनी है, वो 5 साल, तो इसे अपने ऐसे भी कह सकते हैं 50,000 में से 5,000 लेस किया 45,000, ठीक है। जैसे इसमें किया 5 4 3, 5 4 3 2 1 करके टोटल कितना आया, 15, 15 का इसमें डिवाइड कर दिया, कितना हुआ, 3,000। अब 5 दिए
15,000 आ गया, 4 तिया 12,000 आ गया, 3 तिया 9,000 आ गया, 3 दूनी 6,000, 3,000। तो ऐसे इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने। अब फोर्थ देखते हैं एन्युटी मेथड। इस वर्ष इसमें प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन की अमाउंट समान रहती है। इस विधि में पूंजी पर ब्याज के तत्व को शामिल किया जाता है, यानी कि अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट जिस तरह कैलकुलेट करते हैं उसी तरह इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ये मेथड वहां से लिया गया है। यह विधि दीर्घकालीन पट्टे में या लीज में कोई भी अपने प्रॉपर्टी रहते हैं उस पर ज्यादा मतलब कि यूज की जाती है। इसमें राशि कैसे निकाली जाती है, संपत्ति का मूल्य और एन्युटी वैल्यू जो भी होती है। एन्युटी वैल्यू जैसे 10% है मान लो एन्युटी वैल्यू, तो अपने 10% की कैलकुलेशन करते हैं 1/1.10% करके। ठीक है, इस विधि को काल्पनिक ब्याज से संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। जैसे इंटरेस्ट की एंट्री इसमें किया जाता है, कैसे किया जाता है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। क्योंकि असेट्स बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, इंटरेस्ट का वो अपने को इनकम अर्न हुआ तो अपने वो खर्चा जब खर्चा होता है तो डेबिट करते हैं और इनकम होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होते हैं देखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू में असेट्स अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या अपना खर्चे को क्या करते हैं डेबिट, असेट्स अपनी कम होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो असेट्स जब भी कम होती है तो उसे अपने क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर इस डेप्रिसिएशन को अपने पी एंड एल में वो पोस्ट करेंगे, पी एंड एल में लेके जाएंगे तो एंट्री हुई पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू में डेप्रिसिएशन। टू में डेप्रिसिएशन इसलिए करते हैं ताकि कि डेप्रिसिएशन को अकाउंट को अपने क्लोज कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो ये डेप्रिसिएशन है का अकाउंट है, यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपये लगा मान लो, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे आएगा इसमें कैरी वो ट्रांसफर टू पी एंड एल करके ताकि ये क्लोज हो जाए। ठीक है, इस विधि में मूल्यह्रास हर वर्ष कम होता जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंट्री में प्रोविजनल फॉर डेप्रिसिएशन का खाता खोला जाता है। इस मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर बताया जाता है अब तक लग चुका डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक प्रोविजनल फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोला जाता है और अपने जैसे बाकी इस मेथड में क्या करते थे फिक्स एसेट्स को में से डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस शीट में शो करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है बैलेंस शीट में ही डेप्रिसिएशन को अलग से शो किया जाता है और जो असेट्स को हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो किया जाता है, तो उसमें से लेस नहीं कहा जाता। ठीक है, देखिए मशीन घंटा विधि। इसमें कहते हैं ऐसी संपत्ति जिसका जीवन काल घंटों में हो उसमें ये विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कॉस्ट कितनी है 1,50,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू 30,000 मान लो, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 1,20,000। जितनी भी उसकी आवर की एक साल में अपनों ने यूज की वो अपन में टोटल कितना आवर है उसका कितना जीवन काल है वो कर देंगे तो एक साल का अपने पास आ जाएगा। तो ऐसे मशीन ऐसे ही उत्पादन विधि है जिसमें उत्पादन जिसमें अगर मशीन का ऐसे हो कि ये इतने प्रोडक्ट एक साल में बना सकते हैं टोटल यूनिट पे बेस हो, तो उसमें भी अपने ऐसे ही करेंगे कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे, एक साल में अपनों ने कितनी यूनिट बनाई और टोटल यूनिट ये पूरे जीवन काल में कितनी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्तीकरण। जी ये विधि किसमें होती है, जैसे ऐसी संपत्तियां जो नाशवान प्रकृति की हो कि एक समय के बाद उसमें जैसे वो एकदम खत्म हो जाएगी, उसमें से अपने कुछ भी रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे नष्ट बत्तियां, खदान, पेट्रोल के कुएं। उसमें क्या होता है कि पूरे जीवन काल में वो कितनी क्वांटिटी इतने उसमें से प्राप्त होगी, एक साल में अपनों ने कितनी ली इनको में वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में अपने इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है।